फोक्स वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम रोशन दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज अपना ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं करनी सेना को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। पिछली बार इन लोगों ने पद्मावती से आय हटाया था, लेकिन इस बार उन लोगों ने पृथ्वीराज में कुछ जोड़ा है। पृथ्वीराज में ये लोगों ने आगे सम्राट जोड़ा है और ये जोड़कर उन्होंने बहुत बड़ा तीर उखाड़ लिया है। ये चेंज इतना लास्ट मिनट था कि मैं मूवी देखने गया, सेंसर सर्टिफिकेट आया स्क्रीन पे, उसमें पृथ्वीराज तो प्रिंटेड था, ऊपर उसके सम्राट हाथ से लिखा हुआ दिख रहा था। मतलब मेकर्स ने भी सोचा, बोले जाने तो साला, इनको सेंसर सर्टिफिकेट पकड़ के दिखा दिया, ले भाई लिख दिया सम्राट, अभी खुश रहे, तू करनी से ना खुश रहे, शांत रहे। जब से पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसकी मूवी को, इसके ट्रेलर को, इसके स्टारकास्ट को सोशल मीडिया पे ब्रूटली ट्रोल, ब्रूटली अब्यूज और ब्रूटली मॉक किया गया है। इसके कई सारे रीजंस है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल भी। फिल्म शुरू होती है तो हमको ये दिखाते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज मूवी बेस्ड है चंदन बरदाई की लिखी हुई एक कविता जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। लेकिन जब आप मूवी देखते हो तो आपको पता चलता है कि पृथ्वीराज की मौत क्यों और कैसे हुई, यही बताने के लिए फिल्म मेकर्स को पूरे 2.25 घंटे का टाइम लग गया भाई। पृथ्वीराज जी के पेरेंट्स कौन थे, उनके पिता का देहांत कैसे हुआ, बाली उम्र में किस तरह से उन्होंने सिंहासन संभाला, उनके सिंहासन संभालने के बाद कौन कौन से किले पे उन्होंने फतेह हासिल की, कौन कौन से टाइप के लोगों से उनकी ओपोनेंट रही, कौन कौन से उनके दुश्मन रहे, उन दुश्मनों से कैसे निपटना है, एक 11-12 साल के बालक को किसने सिखाया, उनकी ओवरऑल जर्नी कैसे रही, उनके लाइफ के अचीवमेंट्स क्या रहे, ये सब कुछ नहीं दिखाया है, कुछ भी नहीं। डायरेक्टली आपको कैनेडियन एक आदमी दिखा देते हैं 50 साल का, और ये आपसे बिलीव कराया जाता है कि ये 50 साल का नहीं 25 साल का है, आधी उम्र का है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज साहब की तो 24-25 साल में ही उनकी डेथ हो गई थी, ज्यादा उनका टेन्योर रहा नहीं। क्योंकि 24-25 साल का कोई लड़का, कोई नेपोटिस्ट प्रोडक्ट अभी तक जिंदा है नहीं, अभी तक कोई आया नहीं मार्केट में, तो अपने कैनेडियन को ही चिपका दिया। कैनेडियन को बोला कि भाई तू बन जा, वैसे ही तेरा साल में 4-5 पिक्चर तेरे को करनी है, ज्यादा मेहनत तू करता है नहीं, क्या करना है वापस दिख जा, वही चीज चिपका ले, खाली तेरे को एक टोपी पहना देता हूं, मैं पगड़ी पहना देता हूं, उसको वॉरियर का कोट दे देता हूं और जा फील्ड पे जा। अक्षय कुमार लुक्स मोस्ट अनकन्विंसिंग एज सम्राट पृथ्वीराज। क्या सोच के लिया समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। स्क्रीन पे अक्षय कुमार ही दिख रहा है वो, ठीक है, उसने फिजिक पे अपने मेहनत की है, वो दिख रहा है, एक वॉरियर की तरह रुख लेने में, अपनी मूछ लगाने में थोड़ा प्रोस्थेटिक उसने किया है, वो अच्छा लगता है स्क्रीन पे देखने पे। लेकिन जैसे ही वो डायलॉग बोलने आता है वो अक्षय कुमार लगता है भाई। जैसे बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह कहीं से भी रणवीर नहीं लग रहा था, बाजीराव का एक्सेंट पकड़ना, मराठी एक्सेंट में जिस तरह से मेहनत करके उसने वो कैरेक्टर में घुसा था, जिस तरह से वो खिलजी बना था जिसको देखते ही घिन आती है, उस लेवल की मेहनत अक्षय कुमार नहीं कर पाए। की नहीं उन्होंने, बोला पिक्चर बन रही है ना, चल रही है ना, चलाओ, मेरे को 4 पिक्चर कंप्लीट करनी है, ये 40 दिन में जो इसमें से मेरे को करवाने करवा के खत्म करो, मेरा पैसा दे दो, बस ये वो काम किया गया है। इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने चाणक्य बनाई, उन्होंने पिंजर बनाई, इतिहास को लेकर उनकी नॉलेज अनमैचेबल है, काफ़ी ज़्यादा वेल रिसर्च्ड इंसान है, काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्री के काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान लोगों में से एक है वो। लेकिन सर, आपको पृथ्वीराज बनाने के लिए सबसे पहली बात तो पृथ्वीराज का राज्य, इतना बड़ा राज कभी रहा ही नहीं कि उनके अलग अलग अचीवमेंट्स को आप पिरोकर सिनेमा में तब्दील कर सको। बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए वो थे, चलो उसके लिए भी ठीक है, आपको एक शॉर्ट फिल्म बना लेनी चाहिए थी, या फिर उनका पूरा जर्नी दिखाते, थोड़ा हिस्ट्री का ज्ञान लोगों को देते, ताकि ऑडियंस कनेक्टेड फील करती पृथ्वीराज से और उनके पेन से। उनकी मौत काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हुई, और जिस तरह से इस मूवी में उनको मरते दिखाया ना, इट्स अ शेम। आपने मजाक उड़ाया उनकी शहादत का। आई एम सॉरी टू से दैट।
2.25 घंटे की पिक्चर है जिसमें से फर्स्ट हाफ एकदम बकवास है, एकदम बकवास। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं, मतलब ये तो इन्होंने पृथ्वीराज का अशोका कर दिया। प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं, पुराने जमाने का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जहाँ पे पृथ्वीराज का नाम हीरोइन की सहेली आके बोलती है, हीरोइन शर्मा के भाग जाती है, फिर भागते भागते एक गाना चिपका देते हैं उसको, फिर वो नाचती है उस गाने पे। वो गाना 6 मिनट तक आप झेलो, फिर वो गाना खत्म होगा, फिर उसको पता चलेगा पृथ्वीराज के बारे में कोई और डिटेल, फिर उसकी उमंगें जागेंगी और उसके ऊपर एक और गाना, गाने पे गाना, गाने पे गाना, पराग गाना। इतने गाने हैं पिक्चर में, पूरे फर्स्ट हाफ में गाने ही गाने चल रहे हैं। बोला भाई पिक्चर चला, पिक्चर चला, आगे दिखा कुछ। पृथ्वीराज के नाम पे अक्षय कुमार सिर्फ जमीन पे बैठ जाता है राजेश ठाट बाट के साथ और डायलॉग पेलना चालू करता है, रटे रटाए डायलॉग। औरत का सम्मान, औरत का ये, औरत का वो, औरत का लिप बाम, औरत का फेस मास्क। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? बकचोदी करने के लिए फिल्म बनाई है। आपके पास कंटेंट नहीं था तो उसका पूरा जर्नी दिखाते ना, बचपन से लेकर बड़ा कैसे हुआ पृथ्वीराज, और भी बहुत सारे थे भाई। मैं बोलता हूँ द्विवेदी साहब और स्पेशली टू कैनेडियन कुमार, कैनेडियन पूरे मीडिया में ये बोलते फिर रहा है कि हम लोग को मुगल एम्प्रेस के बारे में ज्यादा बताया गया, राजा महाराजों के बारे में इतना चीजें नहीं है। तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि चीजों को थोड़ा बैलेंस किया जाए हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में। सर अगर नहीं है ना तो आप पढ़ लेते, अगर आपको किसी ने पढ़ाया नहीं हमारे हिंदू राजाओं के बारे में, आप अगर कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो उसके बारे में आप क्यों नहीं पढ़ लेते? आप पढ़ लेते, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। आपको तो ये भी नहीं पढ़ाया गया था कि पीएम को जाके पूछने का कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, तो भी आप पूछते हो ना, तो ये भी पूछ लेते, ये भी कर लेते। लेकिन आपने वो नहीं किया, आप ब्लेम करे जा रहे हो लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी फिल्म के कंटेंट पर। 3 बार अगर मूवी पोस्टपोन हो के रिलीज हो रही है तो बॉस आपको ही खुद को डाउट है अपने कंटेंट पर। और ये द्विवेदी, आई एम रियली सरप्राइज्ड कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने ऐसी गलती कैसे कर दी। फिल्म में रिसर्च ना के बराबर है। एक खाली चैप्टर ले लिया कि किस तरह से पृथ्वीराज की मौत हुई, उसकी मौत क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने वहां के उस टाइम के मुगल एम्परर से, एक बहुत बड़ा मुगल एम्परर है, उससे उन्होंने दुश्मनी कर ली। दुश्मनी क्यों कर ली? क्योंकि उसी एम्परर का छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को भगाकर, जो उसके बड़े भाई की रखेल थी, उसको भगाकर वो पृथ्वीराज के शरण में आ गया हेल्प मांगने के लिए कि भैया आपका मैंने सुना है बहुत प्रकोप है, आप बहुत ज़्यादा जुझारू राजा हैं और आप बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। तो पृथ्वीराज ने बोला कि ठीक है अभी तू आ ही गया, मेरे पास वो रूम पड़ा है, जा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा। तो वहाँ पे उसको रहने दिया, अच्छे से सम्मान से रखा उसको। और यही बात वो मुगल एम्परर के दिल में लग गई, वो खटक गया उसको कि कैसे मेरा भाई जाके एक हिंदू नेता के गोद में जाके बैठ गया और वो हिंदू नेता ने भी उसको हेल्प लेके मेरे से डायरेक्ट पंगा लिया, मेरे को कुछ समझता नहीं है क्या। तो वो एम्परर पृथ्वीराज के ऊपर हमला बोलता है, उसकी सल्तनत पर वो हार जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पृथ्वीराज जी काफ़ी ज़्यादा दयालु है, काफ़ी ज़्यादा बड़े दिल के थे, तो वो उसको माफ़ कर देते हैं और बोल देते कि भैया अभी तेरा भाई तेरे साथ वापस नहीं आना चाहता हूँ, मेरे साथ रह लेगा, खुश है यहाँ पे, यू प्लीज़ गो बैक। वो वापस जाता है मुगल एम्परर, 1 साल बाद अपनी एक नई आर्मी तैयार करके आता है उसी बैटलफील्ड पे पृथ्वीराज को मारने के लिए, और वो जीत जाता है। दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट। ये चीज हुई थी जिसको ओवरटली ड्रामेटाइज करके उसमें 200 तरह की खिचड़ी पका के ये आपके सामने दिखाया गया है। द्विवेदी साहब ने, चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब ने क्या किया, पृथ्वीराज नामक हलवा लिया और उसमें तानाजी, पानीपत, बाजीराव मस्तानी और जोधा अकबर का तड़का लगा दिया। जैसे हम लोग पिज्जा में सॉल्ट और पेपर डालते हैं, ठीक उसी तरह। इट्स अ शेम। द्विवेदी साहब को आशुतोष गोवारिकर के साथ बैठ जाना चाहिए था, संजीव लीला भंसाली साहब से हेल्प लेनी चाहिए थी कि मैं इस मूवी का स्क्रीन प्ले कैसे डिजाइन करूं। आप सर विद्वान हैं, आप उसमें माहिर हैं, आपके पास कंटेंट हो सकता था, लेकिन आपने कंटेंट नहीं दिखाया। फिल्म में शोबाजी में ज्यादा खर्चा करने के चक्कर में आप फिल्म की मूल कहानी से भटक गए। और सिर्फ भटके नहीं, आपने तो यार मजाक उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया। फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ भी नहीं है, खाली गानेबाजी चलती रहती है,
कहानी आगे बढ़ती नहीं है। उसमें भी ऑन टॉप ऑफ इट संजय दत्त को बिठा दिया फिल्म में। संजय दत्त को पूरे टाइम आंख पे पट्टी बांध के बिठा दिया, क्योंकि उसने प्रण लिया था, पृथ्वीराज ने उसको कुछ प्रण वन दिया था कि आप अपने आंख से पट्टी तब हटाएंगे जब आप अपनी वाइफ से प्रेम कर रहे हो या फिर आप किसी वॉर बैटल में, बैटल फील्ड में मेरी हेल्प कर रहे हो। ठीक है, ये कंडीशन पे वो आंख पे पट्टी लगा दी। लेकिन वो आंख पे पट्टी लगाते हुए भी इतनी बकचोदी कर रहा है संजय दत्त, इतनी डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे हैं। कुछ भी पृथ्वीराज को बोलते ये पहले तड़क जाता है, नहीं ऐसा ना वैसा, ये ना वो। अरे मैं बोला यार आंख से पट्टी हटा के इसके मुंह पे बांध दो यार। दाढ़ी बनी हुई है, कई बार तो लगा बाबा बस दारू वारू पी के बैठे, बोला आंख पे पट्टी बांधो शूटिंग चालू करो अपना, वैसे ही ज्यादा काम है नहीं। लिटरली ऐसा लगा था। बीच बीच में मेरे को ऐसा लगा कोई बच्चा आया था, इसके आंख पे फोड़ के गंगा जल तो नहीं डाल दिया इस पे। कमाल है, कोई सेंस नहीं किसी बात का। ठीक है, आंख पे पट्टी अपनी मर्जी से बांध रहा है, खोल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लोग उसी बात पे बाकी के लोग जो हैं, जो साथ में इनके कलीग्स है सो कॉल्ड, वो सब इनके मजाक उड़ाते हैं कि बीवी को प्यार करने के टाइम पे आंख खोलने की इसकी परमिशन है, वॉर पे जाने की परमिशन है। ये मजाक एक बार अच्छा लगता है, लेकिन 10 बार सेम टाइप का सीक्वेंस आप फिल्म में दिखाओगे तो लोग पक जाएंगे, लिटरली पक जाएंगे। वैसे ही पब्लिक थी नहीं थिएटर में, जो कुछ बचे थे हिम्मत वाले मेरी तरह, वो इंटरवल में उठ के चले गए। लेकिन इंटरवल में लिटरली उठ के चले गए, क्योंकि उनको भी दिख गया भी पिक्चर में कंटेंट है ही नहीं, गाने पे गाने चले जा रहे हैं फर्स्ट हाफ में। और प्लस फिर अचानक से एक सीक्वेंस आता है जहां पे मानुषी चिल्लर जो सहयोगिता है, जो रियल लाइफ में रियल स्टोरी में पृथ्वीराज की वाइफ बनी थी, तो वाइफ कैसी बनी वो दिखाया गया है कि सहयोगिता का स्वयंवर होता है, सेम सीता वाला सीन। तो उनका स्वयंवर होता है, तो सारे राजा आते हैं, उसमें पृथ्वीराज नहीं आता है, क्योंकि पृथ्वीराज का सहयोगिता के बाप के साथ कुछ खटपट चल रही होती है, तो इसलिए वो नहीं आता है। ठीक है, तो लेकिन सहयोगिता ने पृथ्वीराज के बारे में, उसकी वीरता के बारे में बहुत कुछ सुना होता है, और वही चीज उसको हॉर्नी करने के लिए काफी लगी मुझे। वो रट पे मतलब जिद पे बैठ जाती है कि मेरे को पृथ्वीराज से शादी करनी है। उसका बाप आशुतोष राणा उसको समझाता है कि पृथ्वीराज को हमने इनविटेशन भेजा था, लेकिन वो ईगोइस्टिक आदमी है, हमसे उसका नहीं जमता है, तो वो नहीं आने वाला है। तो स्वयंवर में जो लोग उपस्थित होते हैं उससे ही तेरे को वरमाला डाल के शादी करनी होती है, ये वो। तो ये जब इनका भांडन टंटा, जो इनका झगड़ा चल ही रहा होता है, तभी पता नहीं क्यों इतने सारी भीड़ में से किसी ने पृथ्वीराज को व्हाट्सएप कर दिया कि एक मिस वर्ल्ड टाइप माल तेरे से शादी करना चाहती है, फटाफट आ जा। जैसी इनकी बात खत्म होती है, हार्डली 5 मिनट का सीन है, 5 मिनट भी ज्यादा है, जैसी इनकी बात खत्म होती है, पृथ्वीराज हमारे अक्षय कुमार साथ में सोनू सूद और संजय दत्त को लेकर घोड़ी पे आ रहे होते हैं, और घोड़ी पे आके कुछ पूछते नहीं, कुछ बोलते नहीं, सीधा इसको हाथ देते हैं, सहयोगिता को, हमारी मानुषी को, और उसको उठा के अपने घोड़े पे ले लेते। और ये मानुषी भी तभी लगता है क्रिश की औलाद है, ये उठ के नहीं बैठती, ये उड़ के बैठती है। मतलब ये सीन देख के जादू भी सोचेगा कि साला मैंने पावर ऋतिक को दिया था कि मानुषी को दिया था। मानुषी तो लेडी क्रिश निकली, तो अगर ये लेडी क्रिश है तो क्रिश क्या लेडा क्रिश है? मेरा ये जोक जितना घटिया था ना, इस फिल्म का फर्स्ट हाफ उससे ज्यादा घटिया है। क्या चल रहा है भाई? वो उसको उठा के ले जाता है, वो भी खुशी खुशी के बैठ जाती है, साथ में ये दो लोग और हॉर्नी हो जाते हैं, अपना सोनू सूद और संजय दत्त। तो बोलते हैं और भी किसको आना तो आ जाओ। तो 2 लड़की उसकी सहेली खड़ी होती है, हमको भी जाना है, हमको भी जाना है। बोला आ जाओ हमारे घोड़े पे बैठ जाओ, खाली है, एक भाड़ा, एक सवारी ले लेते हैं उबर का, चलो। तो तीनों लोग चल देते हैं, तीनों लोग चले जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, अभी पूरी पिक्चर में मेरे को भी ये देख के शौक इसलिए लगा क्योंकि पूरी पिक्चर में पृथ्वीराज को औरत के सम्मान, औरत का ये, औरत का वो पे बहुत ज्यादा बकचोदी करते हुए दिखाया गया है। तो अगर वाकई फर्मली वो इस बात में बिलीव करते हैं, तो कैसे वो एक लड़की को जाके सीधा उसके घर पे सबके सामने से उठा के ले आए, भगा के ले आए घर पे? अगर आप औरत का सम्मान और ये सब चीज करते हो तो भैया उस लड़की की माँ भी थी वहां पे, और भी लोग थे, उनसे सम्मान पूर्वक बात करके उससे लाया जा सकता था शादी करके, राइट? क्योंकि जब सहयोगिता की जब बोल ही दिया कि स्वयंवर है, खाली करना क्या था, अक्षय कुमार को स्वयंवर में प्रेजेंट रहना था। मानुषी तो ऑलरेडी उससे कन्विंस थी, तो पृथ्वीराज अगर वहां पे रहते, मानुषी बोलती, बाप थोड़ा बहुत झगड़ के आखिर में हाँ बोल ही देता, लेकिन नहीं, इनको हीरोगिरी दिखानी थी और बाद में जाके नारी शक्ति पे ज्ञान चोदना था इनको।
तो इसलिए वो जाके घुसे और जाके ये उठा के लेके आ गया। और बाद में इनको जब बाकी के लोग ज्ञान देते कि आपने बहुत गलत किया है, ऐसे तो कोई भी किसी को भी उठा के भगाएगा, करेगा, ये करेगा, तो बाद में बोलते सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ फिर भगा देते। कोई चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं। मतलब पृथ्वीराज एज अ कैरेक्टर, पृथ्वीराज एज ए इंडिविजुअल, पृथ्वीराज एज अ ह्यूमन बींग कैसे थे, ये फिल्म में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। फर्स्ट हाफ टाइम वेस्ट कर दिया, सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी पेस पकड़ती है क्योंकि 2-3 इसके विलन सामने आते हैं पृथ्वीराज के। मल्टीपल लेयर से इसको अटैक किया जाता है और कैसे फिर मानव विज, जो इसमें मेन मुगल एम्परर के रोल में, कैसे मानव विज पृथ्वीराज को हराकर उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीजें। अब एग्जीक्यूट करना भी सीधा सीधा काम नहीं हो गया। टेक्निकली आप देखो, अगर आप पृथ्वीराज रासो का वो वर्ष पढ़ो या आप विकिपीडिया पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि पृथ्वीराज को मरने से पहले उनको उनकी आंखें निकाल ली गई थी, उनको टॉर्चर किया गया था, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट किया मतलब गला काट देना होता है। तो जब एग्जीक्यूट, पर वो इतना ज्यादा दर्दनाक चीज थी, आप सोचो कि इसकी जिंदा आंखें, जिंदा इंसान की आप आंख निकाल लो और ये सब करो उसके साथ, तो कितना कुछ हो जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें छोड़ के ये लोग लास्ट में साला रोडीज खेल रहे हैं क्लाइमैक्स में। पृथ्वीराज जो मुगल एम्परर को आंख निकली हुई है, चैलेंज कर रहा है तू मेरे को मार के दिखा। मुगल एम्परर बोलते तू मेरे को मार के दिखा। फिर दोनों बोलते तू ये 2 शेर को मार के दिखा, तो 2 शेर डाल देते और ग्लैडिएटर टाइप सीक्वेंस कर देते, जिसमें ऑब्वियसली हमारा कैनेडियन कुमार जीतेगा ही क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म है। वो अंधा होकर भी 2 शेर को मार देता है, फिर वो राजा आता है, उसको ईगो पे लगती है कि नहीं अभी मैं भी मारूंगा, तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़के दोनों एक दूसरे को खत्म कर डालते थे। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? एक्चुअल बैटल कुछ और हुआ था, तुम दिखा क्या रहे हो? क्या दिखा रहे हो भाई? कुछ भी, मतलब कुछ भी। कैनेडी ने तो बोल दिया ज्यादा लिटरेचर है नहीं पृथ्वीराज के ऊपर। ये कपिल शर्मा शो में आए थे प्रमोशन के लिए, तभी भी द्विवेदी साहब ने बोला था कि ज्यादा लिटरेचर आपको मिलेगा नहीं, हम वही चाहते हैं कि समाज के सामने पृथ्वीराज की शौर्य और उनकी वीरता सामने आए। तो भैया मतलब ज्यादा लिटरेचर है नहीं, को डबल चेक कर नहीं सकते, तो मतलब आप क्या कुछ भी चिपकाओगे क्या? कुछ भी फैलोगे? और चिपकाने के मामले में मुझे तो ऐसा लगा चंद्र प्रकाश साहब ने बहुत सारे गाने एक साथ लिख दिए। वो बोले मैं जीवन में जितनी भी फिल्में बनाऊंगा सब में कुछ ना कुछ गाने चिपकाते रहूंगा। तो सारे गाने इन्होंने लिख के रख लिए और अभी इस फिल्म में दबा के चिपकाए जा रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ में 3 से 4 गाने हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। एक सिंगल गाना भी ना तो यादगार है और ना इसकी कोई जरूरत थी। दूसरा, लास्ट में क्लाइमैक्स में तो ये इनसे रोडीज खिला दी, रोडीज खिलाने में दोनों मर गए, लास्ट में बची सहयोगिता। तो वही जैसा खिलजी का हुआ था कि खिलजी जब जीतने के बाद सारी औरतों को कैप्चर करने गया था और उन्होंने जौहर कर लिया था पद्मावत में, सेम चीज यहाँ पे की सस्ते वर्जन में। पद्मावत जैसा बजट नहीं था ना, तो सस्ते में इन्होंने किया। तो यहाँ पे क्या होता है, सहयोगिता को पता चलता है कि भाई तेरा आदमी टपक गया है, तो एक काम कर। तो सहयोगिता बोलती है एक काम करो, आप यज्ञ की तैयारी करो, यज्ञ करो। तो यज्ञ क्या होता है, वो जौहर ही होता है, ठीक है। तो यज्ञ की तैयारी करो, मैं बाकी औरत लेके आती हूँ, ठीक है, साथ में जाएंगे, कोरस में गाएंगे। तो जाते हुए ऐसा नहीं कि चुपचाप, मतलब ये इतना दुख का सिस्टम है। और वो पद्मावत में तो भी कन्विंसिंग वे में था कि वो लोग पूरा साथ में जा रहे हैं, लेकिन बॉस नहीं। चंद्र प्रकाश साहब को याद आया, अरे यार एक जौहर पे गाना तो बनाया था। उन्होंने बोला ये स्पॉट बाय जाके वो पेटी में से जौहर का गाना निकाल जरा। अरे करण जौहर का नहीं, वो जलाने वाले जौहर का। तो गाना निकाल के लेके आया और चिपका दिया, गाना चिपका दिया लास्ट में। मतलब इतना थोड़ा सीरियस मोमेंट चल रहा था, पृथ्वीराज मर चुका है और जिस तरह से मरा देखा लोगों ने, ये गाना गा रही है, ये गाना गा रही है। हम लोग शौर्य है, हम जलवा, कुछ तो गाना है, वो याद भी नहीं, इतना इतना भंगार गाना है। ये गाना गाते गाते और गाना गाते गाते फिर से इसका लेडी क्रिश निकला, ऐसे भाग के जौहर में कूदती या छपाक। वाटर पार्क में बच्चे कैसे कूदते हैं वैसे जौहर में कूदती है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है स्क्रीन पे, क्या चल रहा है? हाँ? ये करके कूद गई साले, क्या चल रहा है भाई? व्हाट नॉनसेंस। कहाँ सीरियस चीज में आपको हंसी दिला रहे हो, हंसा रहे हो हमको, कमाल की बात है। सिर्फ अच्छी चीजें जो फिल्म में है वो है कि एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, ये बात मुझे माननी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस में मानुषी चिल्लर नहीं, नोट निकली। फैंटाबुलस परफॉर्मेंस, ब्लडी फैंटाबुलस परफॉर्मेंस। इस फिल्म में जितने अच्छे सीन्स है ना, अच्छे और बहुत अच्छे,
और जितने अच्छे डायलॉग्स हैं वो सारे के सारे मानुषी को मिले हैं, एंड शी हैज नेल्ड इट विथ हर परफॉर्मेंस, ब्लडी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वो सबको खा गई, वो अक्षय कुमार जैसे सीजन्ड एक्टर को भी खा गई स्क्रीन पे। संजय दत्त था वहां पे, आशुतोष राणा, साक्षी तंवर, ऑल दीज आर वेरी गुड एक्टर्स, मानव विच इज अ वेरी गुड एक्टर। लेकिन इन सबको हटा के मानुषी ने शाइन किया फिल्म में। उसकी कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका अपीयरेंस, उसका डांस, बड़ी एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। पूरी तैयारी के साथ अपना डेब्यू किया उसने, और इतना मीटी और इतना जबरदस्त रोल और इतने जबरदस्त डायलॉग मिले उसको कि ऐसा डेब्यू किसी भी एक्ट्रेस के लिए किसी ड्रीम डेब्यू से कम नहीं होगा। वेरी गुड परफॉर्मेंस मानुषी। ऑन दी कॉन्ट्ररी अक्षय कुमार ने, मैंने पहले भी बोला, अक्षय कुमार ने अपने फिजिक पे मेहनत की है, लुक्स पे मेहनत की है, डायलॉग डिलीवरी वो मार खा गए। वो कहीं से भी नहीं लगते कि वो पृथ्वीराज जी बोल रहे हैं, कुछ मारवाड़ी एक्सेंट भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है यार, राजपूत जैसे भी नहीं बोल रहे, वो अक्षय कुमार ही लग रहा है। तो वो मेहनत उन्होंने नहीं की जो रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी में की थी, जो उसने खिलजी बनने में की थी, वो चीज़ उन्होंने मेहनत नहीं की। तो मैं एक एवरेज परफॉर्मेंस गिन सकता हूँ अक्षय कुमार की, जैसा वो सब पिक्चर में करते हैं वैसे ही टाइप का मोर और लेस ऊपर नीचे करके इन्होंने इसमें कर लिया है। मानव विज इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए लाल कप्तान में और दूसरी फिल्मों में। इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली उनको अंडर यूटिलाइज किया गया। जितना भी काम उनको मिला उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन ठीक तरह से उनके कैरेक्टर को ग्राफ नहीं दिया गया, वो चीज़ की कमी रह गई। आशुतोष राणा साहब वेस्ट कर दिए गए। साक्षी तंवर को एक सीन अच्छा मिला जब वो अपनी बेटी को काउंटर करती है उसके डिसीजन को लेके कि स्वयंवर क्यों नहीं करना चाहती फलाना ढिमकाना, तो वो टाइम पे जो डायलॉग साक्षी तंवर को मिला और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया वो बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स की भी मैं अगर बात करूं तो जो लॉन्ग शॉट्स लिए हार्डली 4 से 5 लिए हैं, अच्छे लिए हैं। बाकी मेजोरिटी मुझे लगता है ये लोगों ने पड़ोस पड़ोस में झोपड़पट्टियां बनाई और उसमें बैठ के कर लिया। सेट पीसेस एग्जैक्टली सेम है, कभी पृथ्वीराज यहाँ बैठ रहा है कभी वहाँ बैठ रहा है, तो मतलब बैठे बैठे ही मेजोरिटी शॉट्स है। ज्ञानबाजी डायलॉगबाजी पे पिक्चर चल रही है, कंटेंट और मीट है ही नहीं फिल्म में। तो कभी इधर बिठाते थे कभी उधर बिठाते थे, एक ही लोकेशन पर 5 से 6 मेजर सीक्वेंसेज आते हैं, विच इज़ अ फॉल्ट फॉर एनी मूवी आई वुड से ऑफ दिस स्केल। मतलब ऐसा लग रहा था कि इसके पास 2 BHK था, पृथ्वीराज के पास कोई महल वेल नहीं था, ये 2 BHK में दोनों रूम में ही सारी पिक्चर निपटा दी इन लोगों ने। व्हाट नॉनसेंस। चलो उसमें ही मेहनत नहीं की, जानता हूँ मैं बजट कंस्टेंट होगा, 2 साल से पिक्चर अटकी हुई है लॉकडाउन के आसपास है और वैसे ही बॉलीवुड को वर्कआउट करने में वो लगे हैं, तो लोग सोचेंगे भाई क्या भाई कितना पैसा डालना है, जितना डालना है डाल के खत्म करो, जो रेडी सेट है उस पर खत्म करो। ये रेडी सेट पे ही खत्म किया वाला काम लग रहा है। म्यूजिक फिल्म का टोटल लेट डाउन है, इट्स अ शेम। बाजीराव मस्तानी के गाने आप देखो, पानीपत का 1-2 गाना अच्छा है, तानाजी का जो घमंड कर गाना अच्छा है, आप जोधा अकबर के सारे गाने ले लो, माइस्ट्रो है, वो तो AR रहमान साहब के थे, इतने अच्छे अच्छे गाने, और ये फिल्म के सारे गाने फॉरगेटेबल है। खाली एक गाना वो हर 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 बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बाकी सब याद भी नहीं रहेगा। आप ऑडिटोरियम से बाहर निकलोगे आपको याद नहीं रहेगा मैंने कौन सा गाना सुना। थे बहुत सारे, थे सारे गाने बहुत सारे लास्ट तक चल रहे थे, लेकिन कौन से थे, किसने गाए, क्यों गाए, वो गाना वहाँ पे क्यों आया, वो सब नहीं पूछने का, वो आपको याद ही नहीं रहेगा। आप अलग से ट्रांस में चले जाओगे पिक्चर देख के, इतनी बोर है, समझे। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ और नहीं है ना करने को, तो ही पृथ्वीराज देखना जाना। पृथ्वीराज जाना सिर्फ मानुषी चिल्लर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट रखने के लिए, बाकी पिक्चर में बिल्कुल दम नहीं है। इसको 8.0 के ऊपर रेटिंग पहुंच गई है, फर्जीवाड़ा चालू है सबका IMDb पे, तो वो सब चीज़ें जाने दो, इग्नोर करो, मेरी बात मानो, आप सुखी रहोगे। जब ये OTT पे आ जाएगी ना, आपको देखना ही है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मानुषी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए आप जा सकते हो। अक्षय कुमार की ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, और फिल्म का सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ के मुकाबले बेटर है, अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, बेटर है, ठीक है, चलो चलता है। So overall, my rowdy rating for Samrat Prithviraj will be 2.5 out of 5.
सो आपको पृथ्वीराज पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हैवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा विक्रम और मेजर के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।